नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े एक बहुत ही आम कंफ्यूजन के बारे में, पीसीओडी और पीसीओएस। अक्सर इन दोनों को एक ही मान लिया जाता है, पर क्या ये वाकई एक ही हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यही उठता है, पीसीओडी या पीसीओएस, आखिर इनमें फर्क क्या है? अगर ये सवाल मन में आता है तो आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है और आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए सीधी बात करते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल की एक क्लिनिकल स्टडी साफ साफ कहती है कि ये दोनों एक चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में एक दूसरे से काफी अलग हैं और इस अंतर को समझना किसी के भी स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत जरूरी हो सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कंफ्यूजन होता ही क्यों है। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि इन दोनों में ऐसी कौन सी बातें हैं जो इतनी मिलती जुलती हैं कि लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। देखिए, पीसीओडी और पीसीओएस दोनों ही हार्मोन से जुड़ी समस्याएं हैं। दोनों ही आम तौर पर प्रजनन आयु की महिलाओं में होती हैं और दोनों में ही ओवरीज में सिस्ट और हार्मोन्स का असंतुलन देखने को मिलता है। तो जाहिर है, इन्हीं समानताओं की वजह से सारा कंफ्यूजन पैदा होता है। अब आते हैं उस सबसे जरूरी बात पर जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है, और वो फर्क है कंडीशन और सिंड्रोम के बीच का। तो देखिए, पीसीओडी एक मेडिकल कंडीशन है। मतलब इसमें ओवरीज में बहुत सारे छोटे छोटे कच्चे अंडे बनने लगते हैं जो बाद में सिस्ट बन जाते हैं, और इसका लेना देना अक्सर हमारी लाइफस्टाइल से होता है। वहीं दूसरी तरफ पीसीओएस एक सिंड्रोम है। ये ज्यादा पेचीदा मामला है। ये एक मेटाबॉलिक गड़बड़ी है। इसमें हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने के साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस और पूरे शरीर पर असर करने वाले हेल्थ रिस्क भी शामिल हैं। तो एक है कंडीशन और दूसरा है सिंड्रोम। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अब हम पीसीओडी और पीसीओएस के जो मुख्य अंतर हैं उन्हें साथ साथ रखकर देखेंगे ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो पहले बात करते हैं कि ये कितना कॉमन है। पीसीओडी प्रजनन उम्र की लगभग 5 से 10% महिलाओं में पाया जाता है। इसके लक्षण अक्सर हल्के होते हैं, इसलिए कई बार तो इसका पता ही नहीं चल पाता। और अगर पीसीओएस की बात करें तो ये कहीं ज्यादा आम है। दुनिया भर में इसका असर 6 से 20% महिलाओं पर पड़ता है। ये एक ज्यादा गंभीर स्थिति मानी जाती है, इसलिए इस पर रिसर्च भी कहीं ज्यादा हुई है। चलिए अब इन अंतरों को एक एक करके देखते हैं। पहला, ओव्यूलेशन। पीसीओडी में ये कभी कभी होता है रुक रुक कर, लेकिन पीसीओएस में ये अक्सर पूरी तरह बंद ही हो जाता है। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस। पीसीओडी में ये उतना कॉमन नहीं है, पर पीसीओएस का तो ये एक मेन और काफी सीरियस फीचर है। अब आते हैं लक्षणों पर। पीसीओडी में लक्षण हल्के होते हैं, जैसे पीरियड्स का अनियमित होना या हल्के फुल्के मुहासे। पर पीसीओएस में लक्षण गंभीर हो सकते हैं, जैसे चेहरे पर अनचाहे बाल, बहुत ज्यादा मुहासे और मोटापा। और हां, सबसे जरूरी बात, लॉन्ग टर्म रिस्क। पीसीओडी में आगे चलकर बड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है, जबकि पीसीओएस में टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा होता है। ये डायग्राम हमें दिखाता है कि पीसीओएस को एक सिंड्रोम क्यों कहते हैं। देखिए, शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ने से पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा हार्मोन बनाने लगती है। ये हार्मोन फिर ओवरीज और एड्रीनल ग्लैंड पर असर डालते हैं, जिससे मेल हार्मोन्स यानी एंड्रोजन्स ज्यादा बनने लगते हैं। और यही बढ़े हुए एंड्रोजन्स पूरे शरीर में अनियमित पीरियड्स, मुहासे और यहां तक के बांझपन जैसे लक्षण पैदा करते हैं। मतलब ये एक पूरी चेन रिएक्शन है जिसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। अच्छा, जब बीमारियां अलग अलग हैं तो ये तो जाहिर है कि उनके इलाज के तरीके भी अलग ही होंगे। तो अब हम बात करेंगे इनके ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में। सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि सही इलाज की शुरुआत हमेशा सही डायग्नोसिस से होती है। पीसीओडी का मैनेजमेंट पीसीओएस की तरह नहीं हो सकता और पीसीओएस का पीसीओडी की तरह नहीं। दोनों के लिए एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान की जरूरत होती है। ट्रीटमेंट की पहली सीढ़ी है लाइफस्टाइल में बदलाव। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना, जैसे साबुत अनाज और लीन प्रोटीन, बहुत जरूरी है। रोजाना एक्सरसाइज करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है और योग जैसी प्रैक्टिस से तनाव कम होता है, जो साइकिल को रेगुलर करने में मदद कर सकता है। हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक सिर्फ 5 से 10% वजन कम करने से भी ओव्यूलेशन फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन जब सिर्फ लाइफस्टाइल बदलने से बात नहीं बनती, खासकर पीसीओएस के मामले में, तो एलोपैथिक दवाओं की जरूरत पड़ती है। जैसे मेटफॉर्मिन इंसुलिन को बेहतर काम करने में मदद करती है। गर्भ निरोधक गोलियां पीरियड्स को रेगुलर करती हैं और मेल हार्मोन्स को कम करती हैं।
जिन्हें कंसीव करने में दिक्कत हो रही हो, उन्हें क्लोमिफेन साइट्रेट दी जाती है ताकि ओव्यूलेशन हो सके। और अनचाहे बालों जैसे लक्षणों के लिए स्पिरोनोलैक्टोन जैसी दवाएं होती हैं। एलोपैथी के अलावा कई लोग हर्बल और दूसरे सप्लीमेंट्स भी अपनाते हैं, जैसे चेस्टबेरी, दालचीनी और अश्वगंधा जैसे हर्बल सप्लीमेंट्स हार्मोन्स को बैलेंस करने और इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारने में मदद कर सकते हैं। एक्यूपंक्चर से ओवरीज में ब्लड फ्लो बेहतर हो सकता है और विटामिन डी और इनोसिटॉल जैसे सप्लीमेंट्स भी काफ़ी फायदेमंद साबित हुए हैं। तो अब तक हमने काफ़ी कुछ जान लिया है, लेकिन आखिर में सवाल यही है कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? पीसीओडी और पीसीओएस का ये फ़र्क किसी के हेल्थ रोड मैप के लिए आखिर मायने क्यों रखता है? हमारे सोर्स मटेरियल की ये एक लाइन पूरी कहानी बयां करती है कि ये सभी अंतर सही डायग्नोसिस, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट और भविष्य में होने वाली गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। मतलब ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, इसके असली दुनिया में सेहत पर सीधे परिणाम होते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात याद रखनी है वो ये है, सही डायग्नोसिस ही सही मैनेजमेंट की तरफ पहला कदम है। चाहे बात फर्टिलिटी मैनेज करने की हो या फिर टाइप 2 डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से बचने की, सही जानकारी और स्पष्टता ही बेहतर सेहत की गारंटी है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, अगर पीसीओडी और पीसीओएस के इस अंतर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाई जाए तो ये लाखों महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी जिंदगी को किस तरह से बेहतर बना सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।